हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल अकेडमी। पायल अकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ये हमारी आर्थिक समीक्षा की दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब चैनल है जो पायल अकेडमी का, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वो क्लास आपके लिए। तो अभी हम आर्थिक समीक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा क्या होती है, बजट क्या होता है, वित्त वर्ष क्या होता है, इसका राजस्थान का जो ओवरव्यू है वो हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड क्लास में हम चैप्टर वाइज चलेंगे। हर चैप्टर को पहले हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम हर चैप्टर के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बना के और उनके डिस्कस करवा दूंगी आपका, ठीक है। और रही बात मेंस की, तो मेंस के मैं जैसे जैसे पीडीएफ हर क्लास में मैं आपको बताती चली जाऊंगी भी इसमें ये क्वेश्चन बनेगा और इसका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर अपना यही है कि बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो ये मोटा मोटा बताएंगे कि जीडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये सब इसके बारे में बताया गया है। देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे बताया गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये इसको ऐसे भी बोलते हैं स्टेट जीडीपी, ठीक है। जो नेशनल लेवल पे होती है वो तो सीधे हम जीडीपी बोल देते हैं, एस का मतलब होता है स्टेट जीडीपी हो गया, ठीक है। स्टेट जीडीपी क्या होती है, चलिए डेफिनेशन यहाँ पे बताती हूँ। और ये मैं एक आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ कि ये 5 नंबर में या 2 नंबर में मेंस में भी आ सकता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सीधी बेस आरपीएससी सीधी अपनी एक टिप्पणी लिखती है और उस पर आपको 5 नंबर में या 2 नंबर में इसे लिखना होता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो आपको कैसे लिखना है ये देखिए, मैंने उसका पूरी सिनॉप्सिस तैयार करके मैं लेके आई हूँ, आपको इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो एक निश्चित अवधि, ऐसे नहीं कोई सी भी अवधि ले ली, एक निश्चित अवधि लेनी होती है हमें, उसमें उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों, मौद्रिक मूल्य ऐसे तो है नहीं कि कोई भी वस्तु और सेवा है का उत्पादन हो गया तो हम उनको काउंट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा। तो मौद्रिक मूल्य की बात करी है। छोटी सी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, अपना मोबाइल ले लीजिए जैसे, तो वस्तु हो गया, ठीक है। सेवा के अंतर्गत जैसे मोबाइल में आपको कुछ भी अगर अपना कवर भी चेंज करवाना है तो आप शॉप पे गए और वहाँ पे दुकानदार को आपने बोला कि भैया मेरा कवर चेंज करना है, तो वो हमें सर्विस दे रहा है और साथ में वस्तु भी प्रोवाइड करवा रहा है, कवर चेंज भी करता है ना अपना। तो इसके बदले में उसको हम पैसे भी दे के आते हैं, तो पैसे उनको वस्तु और सेवा दोनों के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। समझ आ गया आपको। तो इसमें प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जीडीपी हमेशा प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पे होती है। प्रचलित कीमतों पे से जैसे मान लो आज है नींबू के भाव जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आपको पता है ना, नींबू पे मेम्स भी बनने लग गए हैं हाँ इसी पर। तो प्रचलित मूल्यों पे तो आज वस्तु या सेवा तो उसके जो भाव है वस्तु प्लस सेवा के 8% में आज में जो है तो वो तो हो गया प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी। तो इसका आपको पता है जैसे इसमें मुद्रास्फीति भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुद्रास्फीति इसके अंतर्गत काउंट हो जाते हैं प्रचलित मूल्यों पे मुद्रास्फीति, ठीक है ना, इसमें मुद्रास्फीति काउंट होती है। और बात करें स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर गाइस आपको जैसे पता है कि एक आधार वर्ष ले लिया जाता है कि उस आधार वर्ष में, जैसे आधार वर्ष हमारा 2011-12 लिया हुआ है जीडीपी का, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि जीडीपी है जो उनका आधार वर्ष क्या है 11-12 है, तो ये आप याद कर लीजिए। पिछली स्लाइड में वैसे हम ये चीज़ कर चुके हैं। तो मैं बताऊं आपको, तो स्थिर कीमतों पे 11-12 में किसी वस्तु और सेवा का क्या मूल्य था और उसके अनुपात में वस्तु सेवा का उत्पादन कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे महंगाई काउंट नहीं हो रही है,
यहाँ पे किसी वस्तु सेवा का वास्तव में उत्पादन, तो इससे प्रोडक्शन कितना हुआ, तो रियल में अगर अपने जीडीपी का पता चलता है तो स्थिर कीमतों पर पता चलता है, क्यों, इसमें मुद्रास्फीति काउंट नहीं होती है। इसमें स्थायी पूंजी का, जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीएसडीपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्थायी पूंजी का उपभोग जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उसको घटाया नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है ना। ये सीधी सीधी लाइन आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक स्टेटमेंट मान लीजिए आपको ये दे दिया कि जीएसडीपी में स्थायी पूंजी का उपभोग जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उसको घटाया नहीं जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉरी गाइस, इसको उत्पादन की प्रक्रिया घटाया नहीं जाता है, ठीक है। तो स्थायी पूंजी का उपभोग कैसे हो गया, स्थायी पूंजी का उपभोग जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मान लीजिए कि कोई भी औद्योगिक इकाई है, औद्योगिक इकाई में आपको पता होता है ना कि बहुत सारी मशीनरी लगी होती है, मशीनरी लगी होती है, तो उस कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उस मशीनरी का यूज़ तो होता है ना, पर मशीनरी का यूज होता है वो घिसती भी है, घिसावट भी दर्ज होती है उसमें, ठीक है। तो उसका मूल्य तो कम होता जा रहा है ना धीरे धीरे। जैसे हम किसी भी यूज़ का, अपने मोबाइल का फिर आ जाती हूँ मैं मोबाइल के एग्जांपल पे, मोबाइल का आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे तो जैसे 4 साल में ये ख़राब हो जाता है ना, हम यूज़ करते हैं तो स्थायी पूंजी का उपभोग है, इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना, तो इसके वैल्यू को जो उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है इसको घटाया नहीं जाता, वो इसमें काउंट रहता है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें निजी खपत अपनी कितनी है, अर्थव्यवस्था में टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, सरकार ने इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट किया है, सरकारी खर्च कितना है, नेट फॉरेन ट्रेड कितना है, ये सब शामिल होता है। अब नेट फॉरेन ट्रेड मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, तो नेट फॉरेन ट्रेड क्या होता है आपको पता होगा कि कोई भी देश वो आत्मनिर्भर नहीं होता, उसे कभी तो आयात करना पड़ता है और कभी जिस चीज़ में हम बेटर होते हैं उसको हम निर्यात भी करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो कृषि उत्पाद है उनका दाल है, जैसे मोस्टली हम आयात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, दाल आयात करते हैं। भारत कृषि प्रधान होने के बावजूद भी दालों का आयात करता है। और निर्यात जैसे हम कुछ क्षेत्रों में बेटर है, जैसे राजस्थान है हस्तशिल्प में बहुत ज़्यादा सही है, अपना परफॉर्मेंस सही रखता है, तो हस्तशिल्प का यहाँ निर्यात किया जाता है और विदेशों में इसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है। तो किसी भी स्टेट ने यहाँ पे स्टेट की बात चल रही है, स्टेट के इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं तो हम स्टेट के बेस पे ही बात करते हैं। तो किसी भी स्टेट के द्वारा किसी भी वस्तु सेवा का कितना तो निर्यात किया गया, निर्यात मतलब दूसरों को बेचा गया, और कितना आयात किया गया, आयात मतलब खुद खरीद के लेके आया, तो इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है वो आपका नेट फॉरेन ट्रेड कहलाता है, ठीक है। फिर ये नेट फॉरेन ट्रेड जो राज्यों के जो होती है ना उनके मामले में कम इस्तेमाल होती है इस शब्द का प्रयोग। इसका मोस्टली अपना इंडिया लेवल पे, मतलब हर देश के लेवल पे इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या था, आई होप सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा, क्या क्वेश्चन आएगा और मेंस में कैसे लिखा जाएगा। आपको मेंस में मैंने पूरी की पूरी सिनॉप्सिस प्रोवाइड करा दी है, ये का ये एग्जैक्ट आपको लिख के आना है। खैर ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आप इतना नहीं लिख पाओगे तो इसमें भी आपको कुछ कम करना पड़ेगा। अब गाइस मैं बताती हूँ आपको शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें तो सब कुछ शामिल होगा, सकल का तो मतलब ये होता है संपूर्ण। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करते हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कुल मूल्यों के संपूर्ण, समक का यहाँ मतलब होता है डेटा या आंकड़े, ठीक है ना। ये थोड़ा अर्थव्यवस्था के जो पारिभाषिक शब्दावली वो थोड़ा टफ होती है, पर मैं आपको बता दूं कि आरपीसी की डिमांड रहती है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या जो सब्जेक्ट का आप पेपर लिख रहे हो उसके अगर आप शब्दावली इस्तेमाल करोगे तो उसका थोड़ा आपके आंसर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। खैर हर सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पर जहाँ तक हो सकते हैं वो कोशिश करते हैं हम।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कुल मूल्य के समकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग घटाया जाता है। मैंने जैसे यहाँ पे अभी आपको बताया कि स्थायी पूंजी का उपभोग, मान लीजिए कुछ भी उत्पादन हुआ है तो हम अपना आपका प्रोडक्शन हाउस भी होता है, उसके अंदर मशीनरी भी लगी होती है, तो उसके भी तो कुछ वैल्यू होती है। पर जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो उसमें से वो घटाया नहीं जाता, तो उसका भी ह्रास हो रहा है टाइम पे। जैसे टाइम गुजरता है मशीनरी का भी ह्रास होता है, तो उसको जब हटाया नहीं जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर कितना खर्च आया। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में ये जाना जाता है कि स्थायी पूंजी का उपभोग होता है उसको घटा दिया जाता है, तो वो जो प्राप्त हो गया हमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और भारत का सकल घरेलू उत्पाद है प्रचलित मूल्यों पे। हमने बताया था प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पे होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि राजस्थान की GSDP है, सॉरी वो है 2021-22 में अग्रिम अनुमान होते हैं। ए का मतलब होता है अग्रिम अनुमान। 2021-22 में 11,96,137 करोड़ में है। ये देखिए यहाँ पे डाटा देख लीजिए आप, करोड़ में रुपए में है ना, करोड़ में। और वैसे देखिए 20-21 में हम देखें तो ये तो अग्रिम अनुमान है 11,96,137, तो और 20-21 में देखें तो 10,13,323 है, 10,13,323। हालांकि ये GSDP कितनी है करोड़ों में इसको नहीं पूछेंगे, करोड़ में पूछने के इसके चांसेस कम ही हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी वृद्धि दर है ना, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राजस्थान राज्य है उसके आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में कितना प्रतिशत रही। ये क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में है क्या। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर 20-21 की हम बात करें तो 1.43% वृद्धि दर रही। इतना कम वृद्धि दर का कारण क्या था, आपको भी पता है कि कोविड जो महामारी चल रही थी उस चक्कर में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था और अर्थव्यवस्था चाहे देश की कहीं या राज्य की कहें वो स्लो डाउन हो गई थी। तो 1.43 ये तो है 20-21 का, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि सकल आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहा, तो ये तो हो गया 1.43। और अगर आपको ऐसे पूछ के सीधा ही पूछ ले कि तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार अग्रिम अनुमान कितना है वृद्धि दर का, राज्य की GDP की वृद्धि दर का, तो 18.04, इसको याद कर लीजिए 18.04। अब आप सोच रहे हो कि 1.43 से 18.04 सीधे कैसे आ गई, तो आपको भी पता है ना कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में पूरी अर्थव्यवस्था बंद हो गई थी। उद्योग देखें, सर्विस देखें, वो तो माइनस में ही चले गए थे, एक एग्रीकल्चर था जो प्लस में चल रहा था। तो इसमें देखें तो 1.43 जैसे ही एकदम से पूरी अर्थव्यवस्था सारे सेक्टर खोले गए तो उनमें प्रोडक्शन तो हुआ, और प्रोडक्शन हुआ तब इसकी वृद्धि दर 18.04 अनुमानित की गई है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। GDP अगर अखिल भारत के स्तर पर देखें तो अखिल भारत के स्तर पर आपको ये डेटा याद करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको लिखने के काम आएगा ना कहीं आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में आएगा। और एक गाइस यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निरंतर बढ़ती जा रही है, इस हिसाब का स्टेटमेंट कोई आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ कि 17-18 में 9.46 रही थी, 18-19 में 9.51, 19-20 में 9.58 और फिर 1.43 और फिर 18.04। तो आप खुद ही देख रहे हैं ना, निरंतर वृद्धि तो कहाँ होती जा रही है, यहाँ पे आके घट गई ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और अखिल भारत के स्तर पे देखें तो वृद्धि दर यहाँ पे राज्य से तुलना करके पूछ सकते हैं कि 20-21 में देश की जो वृद्धि दर थी वो माइनस में रही थी। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि वृद्धि दर देश में माइनस पे चली गई थी, फिर भी राज्य में 1.43% वृद्धि दर रही थी राजस्थान की इकोनॉमी की।
तो देश की इकोनॉमी तो देखिए पूरी माइनस में चली गई थी। और यहाँ पे वृद्धि दर 17.6% अनुमानित की गई। और राज्य की वृद्धि दर है ना, राज्य की वृद्धि दर वो देश की वृद्धि दर से ज़्यादा अनुमानित की गई है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य की वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो देश के सकल राज्य घरेलू GDP की वृद्धि दर से अधिक अनुमानित किया गया है। तो हाँ बिल्कुल ठीक होगा। और अगर ये भी पूछ ले कि 2021 में राज्य की वृद्धि दर देश के वृद्धि दर से ज़्यादा रही, तो हाँ बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। ठीक है। और देश में तो वैसे इकोनॉमिक्स की जो क्लास आपको पढ़ाई जाएगी, करवाई जाएगी आपका जो तो उसमें आपको डिटेल से देश में क्या रहा है इकोनॉमी का, उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। अभी हम स्टेट का कर रहे हैं तो उसी पे फोकस कर लेते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पे अभी क्या चला था अपना, जैसे मैं पीछे दिखा देती हूँ आपको, ये प्रचलित मूल्यों पे था। ये देखिए यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पे था। प्रचलित मूल्यों पे तो देखिए 1.43 और 18.04 ये याद रखिए। और स्थिर मूल्यों पर अगर हम बात करें, स्थिर मैंने कहा था ना एक आधार वर्ष लेते हैं तो 11-12 इसका आधार वर्ष है, ये भी पूछ सकते हैं, ये याद रखिए आप। सॉरी गाइस। अब मैं बताऊं आपको GSDP राजस्थान के कितने रहे। GSDP अगर स्थिर मूल्यों पर अनुमानित करें तो राज्य के ये आंकड़े वैसे आपको थोड़े से देख लें हम, वैसे पूछने के चांसेस तो कम ही हैं। तो जैसे 2020 और 21 में तो 6,60,118 और 2020-21 में 7,33,017 करोड़ में है। ये आपको पता ही होगा GSDP तो करोड़ में ही होगी ना। तो ये करोड़ में है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें वृद्धि दर वहाँ पे तो कितने वृद्धि दर थे, सोचा आपने देखा क्या माइनस में नहीं गई थी वहाँ पे से 1.46 थे ना, 1.46 में नेक्स्ट में जाके आपको दिखा देती हूँ 1.43 थी, सॉरी मुझे 46 याद रह गया, 43 थे। और यहाँ पे माइनस में चली गई है 2020-21 का। ये RBC का ट्रेंड रहा है कि आपको हो सके कि अग्रिम अनुमान ना पूछ के आर्थिक समीक्षा के अनुसार पिछले वर्ष 2021 में GSDP की वृद्धि दर कितनी रही ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे स्थिर कीमतों पे देखें तो माइनस में चली गई थी, -2.86 ये याद कर लीजिए आप। ठीक है। और अगर देखें तो अग्रिम अनुमान कितना किया है 11.04। और अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो देखिए यहाँ पे तो अगर स्थिर कीमतों पे तो -7 में चली गई है, -7 में चली गई है। और वहाँ पे देखिए पिछली स्लाइड में तो -3 में गई थी। और यहाँ पे भी देखिए प्रचलित कीमतों पर राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 18% दिखा रही है। प्रचलित कीमतों पे हमेशा ज़्यादा होती है, आप ये याद रखिए। और स्थिर कीमतों पे आपको पता है कि 11% दिखाई गई है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 9.2% अनुमानित की गई है 2020-21 में, जबकि राज्य की ज़्यादा है। तो अगर प्रचलित कीमतों पर कहिए तो भी राज्य की ज़्यादा अनुमानित की गई, और अगर स्थिर कीमतों पर कहिए तो भी राज्य की ज़्यादा अनुमानित की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है कि वृद्धि दर राज्य में घटती बढ़ती रही है क्या। तो 5.24, 2.37, 5.70 यहाँ पे माइनस में चली गई, आपको पता है यहाँ पे 11% के लगभग है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम आ गई थी ना, तो लगातार बढ़ती तो नहीं जा रही है। तो लगातार कहाँ बढ़ती जा रही है, घटती बढ़ती। बस ये स्टेटमेंट आप बस याद रखिए, घटती बढ़ती। तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी ना, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अखिल भारतीय स्तर पर देखिए तो स्थिर कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पे याद रखिए आप, प्रचलित और स्थिर को कंफ्यूज मत करना प्लीज़। और स्थिर कीमतों पे इंडिया की देखें तो इंडिया की तो वैसे इकोनॉमिक्स की क्लास होगी उसमें करा देंगे, यहाँ देख लेते हैं मोटा मोटा। 6.8 है, 6.5 है, 4.0 है, -7 हो गई, 9.2 हो गया। ये भी घटती बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आ जाए तो भी आप कर देंगे, और अगर डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वृद्धि दर है ना,
स्थिर कीमतों पर। ये यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखिए मैंने कहा था ना घटती बढ़ती जा रही है, तो ये देखिए पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बाकी सेम चीज़ें हैं वही जो मैं अभी आपको करवा के आई हूँ रितिदर। बस ये बताना था मुझे इस के माध्यम से कि ये देखिए घटता बढ़ता जा रहा है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर अगर बात करें, हम बढ़ती दर की बात करें, तो यहाँ से तो देखिए 2017-18 से लेके 2019-20 तक तो सेम लेवल पे चला है, ना घटा ना बढ़ा। ये भी पूछ सकते हैं हमसे। और फिर उसके बाद 2019-20 में जैसे कोविड आती है ये घट जाता है और वी शेप में होती है। वी शेप आपको पता है क्या कि इकोनॉमी एकदम से तो नीचे गिरती है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाती है। क्यों? सारा का सारा जो लॉकडाउन की वजह से पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी, तो उस वजह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन जिसे ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, यह किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल उत्पादन एवं आय का सूचक होता है। कुल उत्पादन और आय का सूचक कैसे कि यह निश्चित अवधि में उत्पादक सामग्री की लागत और कच्ची सामग्री का मूल्य निकालने के बाद वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। एक निश्चित अवधि में करते हैं। एक निश्चित अवधि तो हमें पता है कि हर चीज़ की कुछ तो निश्चित अवधि हमें लेनी पड़ेगी। इससे अगर नहीं लेंगे तो हमें आइडिया कैसे आएगा, किस बेस पे हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादक सामग्री की लागत तो हो गई, जैसे कोई भी मशीनरी वगैरह हो गई तो उत्पादक सामग्री की लागत तो वो हो गई। जैसे हमें मोबाइल है, मोबाइल की बात कर लेती हूँ मैं। आजकल बहुत मतलब देखो हर कोई है जिसके हाथ में मोबाइल है, तो कम से कम उसके बारे में तो आपको ज़रूरी पता होगा। तो मोबाइल है, अगर उसको मोबाइल का निर्माण किया किसी कंपनी ने तो उस पर कुछ तो लागत आई होगी ना, कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स है उसको खरीदने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में लागत तो आती होगी, लागत आती है। और कच्ची सामग्री का मूल्य, तो इसके जो मोबाइल बनाए हैं ये तो है नहीं कि भाई सीधा सीधा बना हुआ आ गया, या फिर तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती होगी, है ना। कैमरा भी उसमें लगा होगा, पीछे जो कार्ड है वो भी लगा होगा, आगे स्क्रीन भी लगाते होंगे। और बाकी मैंने कभी मोबाइल को ओपन करके नहीं देखा, मुझे नहीं पता उसमें और क्या क्या लगा होता है, बैटरी भी लगी होगी। तो कच्ची सामग्री का मूल्य भी तो कोई कंपनी है ऐसे तो है नहीं कि हर चीज़ उसके यहाँ मैन्युफैक्चर होती है, उसे कच्ची सामग्री है उसको आयात भी करना पड़ता है। जैसे सिंपल सी बात करें हम कि टमाटर सॉस की बात कर लो आप। टमाटर सॉस में क्या होता है कि आपको टमाटर यहाँ की कच्ची सामग्री होगी कि नहीं होगी, रॉ मटेरियल टमाटर हुआ कि नहीं हुआ, तो उस टमाटर को खरीदने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में वहाँ पे कितना मूल्य तो लगता है ना। तो वो दोनों जब निकाल देते हैं तो उसके बाद वस्तु या सेवा है उसका मूल्य ज्ञात करेंगे, तो वो हमारा सकल राज्य मूल्यवर्धन हो गया। इससे किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन का पता लगाया जा सकता है। जो जीडीपी होती है ना, उसमें किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन का पता नहीं लगाया जा सकता। इसमें ओवरऑल कितना हमारा रहा जीडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा उसका पता चलता है। और जबकि इसमें सेक्टर वाइज पता चल जाता है, एग्रीकल्चर का कितना रहा, इंडस्ट्री का कितना रहा, सर्विस सेक्टर का कितना रहा, तो उस सब का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जीडीपी में टैक्स और सब्सिडी निकालने के बाद जो आंकड़ा प्राप्त होता है वह जीवी कहलाता है। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद आंकड़ा होता है वह जीवी कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवी में सब्सिडी और टैक्स शामिल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। और जीडीपी होती है ना, जीडीपी में सब्सिडी प्लस टैक्स दोनों शामिल होते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में ना दोनों में डिफरेंस करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि सकल राज्य मूल्यवर्धन है ना, इस पे आपकी टिप्पणी भी आ सकती है मेंस में 5 नंबर में या 2 नंबर में। 5 नंबर में तो कम ही चांसेस है, 2 नंबर में जरूर आ जाएगा, आ सकता है। मतलब ये ट्रेंड रहा है यार पैसे का, इस हिसाब से थोड़ा कुछ है, जैसे राजकोषीय घाटा कैसे हो गया, इस हिसाब के थोड़े से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, वो पूछ लेती है कभी कभी। ये आने के चांसेज है मेंस में। आपको मेंस में वैसे ही तो आपको प्रीलिम्स में तो
जो बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। पर मेंस में जीडीपी और जीपीए में अंतर आपको पूछ सकते हैं, तो आप इस हिसाब से, बस आपको सिनॉप्सिस मैंने दे दी है, प्लीज़ इसी हिसाब से लिखे आए। और हाँ, यहाँ पे ना, जैसे मैंने तो लाइन नहीं खींची है, आप यहाँ पे इस हिसाब से लाइन क्रॉस कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस यहाँ पे जीडीपी लिखना, यहाँ पे जीबी लिखना, और पॉइंट्स जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा मेंस में, मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। जीडीपी में क्या होती है? मांग या उपभोक्ता पक्ष में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। और जीबी में क्या होता है? इसमें उत्पादक या आपूर्ति पक्ष के होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। ये तो जैसे मान लीजिए आप है, तो आप से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं उसका पता चलेगा। और यहाँ आपको मान लीजिए टमाटो सॉस है, तो वो सप्लाई करने वाली कोई तो कंपनी होगी ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां उसका पता चलता है। इसमें टैक्स और सब्सिडी शामिल होती है। जैसे पिछले स्लाइड में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें टैक्स सब्सिडी शामिल नहीं होती है। और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का पता लगाया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र में भी वृद्धि और उत्पादन का अनुमान इससे नहीं लगाया जा सकता। ये ना सीधे सीधे प्रीलिम्स में भी आपसे लाइन करवा सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में भी वृद्धि व उत्पादन का अनुमान इससे नहीं लगाया जा सकता। तो हाँ, बिल्कुल सही होगा ये स्टेटमेंट। जबकि जीपीए में आपको पता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में भी, जैसे पिछले स्लाइड में हमने बात किया कि हर सेक्टर का, चाहे एग्रीकल्चर, सर्विस, और सबकी वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र में भी वृद्धि व उत्पादन का अनुमान भी इससे लगाया जा सकता है, ठीक है। दो देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में सहायक है। सिंपल सी बात है, आप दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कैसे करेंगे? उनके मोटा मोटा जीडीपी के जो आंकड़ा है वो देख के तो करेंगे ना, सेक्टर वाइज तो हम उसको नहीं कर सकते, कंपेरिजन नहीं कर सकते। और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अगर हम आंकड़ों की तुलना करनी है हमें, तो वहाँ पे हमें जीवी देखना होता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में कैसे करना, मेंस में कैसे करना, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो पहले ही बहुत कर चुके हैं, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे है प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन की क्षेत्रवार संरचना। पिछली स्लाइड, पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें भी हमने किया था, और मैंने आपको कहा था कि 20-21 के भी आएंगे डेटा, तो वो भी मैं आपको याद करवाऊंगी। तो आगे डेटा चलो याद कर लेते हैं अब इसको। सबसे पहले तो हम अग्रिम अनुमान अगर आ जाते हैं, तो अग्रिम अनुमान के हिसाब से प्रचलित पे भाई याद रखो, ये देखो प्रचलित बुनियादी मूल्यों पे 30.32 ये किसका है? यहाँ पे देखिए ग्रीन किसका है? एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर तो हो गया 30.32, 2-3 सॉरी 3 तो नहीं है, 2-3 है। और यहाँ पे हो गया उद्योग क्षेत्र का 24.67 हो गया ना। और अगर सेवा क्षेत्र का कहें तो 45.10 हो गया। तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का है, और उसके बाद उद्योग का है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किस हिसाब से घटते हुए क्रम में हम पूछ सकते हैं या बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकते हैं। तो आप तो डेटा याद कर लीजिए। 30.23 तो कृषि का है 30.23, और उद्योग का है 24.67, और सेवा क्षेत्र का है 45.10। अब एक क्वेश्चन, अगर आर्थिक समीक्षा के अनुसार अग्रिम अनुमान में जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान बताइए, तो ये तो आपने बता दिया। पर अगर आपसे ये पूछ ले कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में राज्य में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान रहा, तो आपको पता होना चाहिए 30.98 है, यहाँ 30.23 है, घट गया है देखो, है ना, 30.98 है। यहाँ 23.42 है, 23.42 से यहाँ वृद्धि हुई है। मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हो गई वृद्धि। और 30.98 से 30.23 है, तो ये क्या हुआ है, इसमें आई है कमी, ठीक है। यहाँ 45.60 से 45.10 है, तो ये भी कमी हुई है, हुई बहुत माइनर से कमी है,
इतने कुछ ज़्यादा नहीं हुए, पर कमी तो है ना। तो बाई चांस क्वेश्चन भी आ जाए कि 20-21 से देखिए तो 21 इसके अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र में कमी हुई है, कृषि के जो क्षेत्र जीडीपी में योगदान में, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार उद्योग में बढ़ती हुई है तो ये भी ठीक है। और अगर सर्विस सेक्टर में कह दे कि कमी हुई है तो हाँ ये भी ठीक है। पर 30.98 है वो तो 20-21 में कृषि क्षेत्र का योगदान है, 23.42 है वो उद्योग का योगदान, और 45.60 है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है। ये 2020-21 के आंकड़े। तो अग्रिम अनुमान प्लस आपको इसको भी करना है। आरपीएससी दोनों में से कोई सा भी पूछ सकती है हमसे, ठीक है। अब बाई चांस ऐसे भी पूछ ले कि वो 17-18 वाला सेम क्वेश्चन है, ये एक मान लीजिए पैटी क्वेश्चन है आरपीएससी का कि वृद्धि दर है 2017-18 से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है या घटती बढ़ती जा रही है, तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें तो देखिए कि 26.14 था, 18-19 में 25.88 हो गया, 19-20 में 27.83 हो गया, और इसमें 30.98 हो गया, और इसमें 30.23 हो गया। तो 26 से देखिए 25 पे, 25 से 27 पे, तो घटती बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। घटती बढ़ती ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आप बस लिख लो आप तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। ये घटती बढ़ती गई एग्रीकल्चर 17-18 से। अब इसको देख लेते, ये 29.23, 26.26, 24.54, 23.42, 24.67, तो ये भी आप देख लो 29 से 26 हो गया, 26 से 24 हो गया, फिर 24 से 23 हो गया, और 23 से वापस 24 हो गया। तो बाई चांस ये देखो ये डेटा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। 29 हो गया, 29 से 26, और 26 से 24, 24 से 23, तो ये आ जाए ना आपके कि 2017-18 से लेके 2020-21 तक जो उद्योग क्षेत्र है वो निरंतर घटता जा रहा है। ये स्टेटमेंट आपको दे दें, सॉरी यहाँ इधर लिख देती हूँ मैं, उद्योग निरंतर घटता जा रहा है, निरंतर घटता जा रहा है। तो कहाँ से 2017 से लेके 2021 तक, 29 से 26 पे आ गया, 26 से 24 पे आ गया, 24 से 23 पे आ गया, तो घटता जा रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर का देख लेते हैं, तो यहाँ 44.63, 47.86, 47.63, 45.60, तो ये तो घटता बढ़ता जा रहा है। इसमें आपको तो सेकंड वाला ज़्यादा, कोई सा दोनों में से एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे, ये भी घटता बढ़ता जा रहा है। क्यों 44 से 47, 47 से 86 से 63 हो गया ना, यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ फिर 47 से 45 हो गया, तो ये भी कम हो गया। तो इसमें आपको याद रखने की, ये भी कृषि और सेवा, कृषि सेवा दोनों घटते बढ़ते जा रहे हैं, पर उद्योग है वो निरंतर घटता जा रहा है 2017 से लेके 2021 तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना चाहिए, आ सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान बताऊं। सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान, यहाँ पे मैं आपको स्थिर का बता देती हूँ। 2011-12 के अनुसार 28.56 है जो कृषि का है, 32.69 है 69 है जो उद्योग का है, और 38.75 है जो सेवा क्षेत्र का है। ये स्थिर मूल्यों के आधार पर है। 28.5 है कृषि, याद कर लीजिए, 32.69 है जो उद्योग का है, और 38.75 है वो सेवा क्षेत्र का। स्थिर या प्रचलित किसी पे भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों को याद रखना है। यहाँ पे मुझे ना स्थिर मूल्यों पे जैसे 20-21 के और मिल जाएंगे ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्यों अभी मुझे मिला नहीं इसमें, आगे जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा ना उसमें बता दिया जाएगा आपको। चलिए, स्थिर बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार विकास दर। अब विकास दर अब हमें ये भी तो देखनी होगी ना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी रही, इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ रेट रही, सर्विस की कितनी ग्रोथ रेट रही। तो सीधा ये भी नहीं पूछते कि जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, ये तो पूछता ही है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी ग्रोथ रेट कितनी रही है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट एक तो मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, ये इंडस्ट्री देखो डब्ल्यू शेप में गिरा जा रहा है,
कभी नीचे गिरा है, कभी ऊपर चढ़ा है, कभी गिरा है, कभी ऊपर चढ़ा है ना। और वृद्धि दर है ये, पिछले जो हमने कहा था ना, पिछली स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि पिछली स्लाइड थी शायद अपने, कि इसमें तो वृद्धि दर नहीं थी, ये क्षेत्रवार कितना योगदान है जीडीपी में वो बताया गया था, और यहाँ पे हम क्षेत्रवार वृद्धि दर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रवार वृद्धि दर देखिए तो उद्योग की भी घटती बढ़ती जा रही है। ये देखो यहाँ पे 18-19 में तो माइनस में चला गया था, -13, 19-20 में -1, 20-21 में -5, और यहाँ पे चलो प्लस में आया तो है 15.37, क्यों कोविड के चक्कर में पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी ना, उस वजह से। और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, वृद्धि दर की बात चल रही है, याद रख लीजिए वृद्धि दर की बात चल रही है। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो माइनस, ये भी देखिए -0.7 पे आ गई, 0.7 पे। और यहाँ पे फिर वृद्धि हुई 5.49, यहाँ पे 19-20 में तो काफ़ी है वृद्धि दर, देखो 11.95, 20-21 में 5.84, और अनुमानित की गई है 4.78। और उद्योग सेवा क्षेत्र की देखिए 9.62, 11.19, 3.49, यहाँ माइनस में चला गया था कोविड के चक्कर में, अब 11.89 दर्ज की गई। तो आपसे 20-21 का तो क्या ही पूछेंगे, आपको भी पता है कि माइनस में चला गया, फिर बाई चांस पूछ भी लें तो देखिए बहुत ही अच्छा डेटा है, सब 5-5-5 की है। ये अलग बात है कि उद्योग और सेवा है वो दोनों माइनस में चले गए, और कृषि क्षेत्र है जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट में चला गया। कृषि क्षेत्र की पॉजिटिव ग्रोथ रेट 5.84 थी। ठीक है, ये पूछने के चांसेस हैं। और 20-21 में 4.78 है, घटी है। इसमें देखें तो माइनस में चले गए थे दोनों, इसकी -5.64 है, और यहाँ पे 15% की वृद्धि दर लगभग बता देती हूँ मैं आपको। और सेवा क्षेत्र का -5.84 चला गया, 11% की वृद्धि दर लगभग। और घटते बढ़ते तो जैसे यहाँ पे आंकड़ों, यहाँ से अब आपको पता चल रहा है, ये भी देखो घटता गया, कभी बढ़ता गया, ये भी घटता गया, कभी बढ़ता गया। तो ये इससे घटता बढ़ते है, तीनों भी अगर पूछ ले तो वृद्धि दर तीनों की घटती बढ़ती रही है 17-18 से। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 20-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है वो 5.84% है क्या, तो हाँ ठीक है। और उद्योग क्षेत्र के -5.64 है, और सर्विस क्षेत्र के -5.84, और आगे वाली तो आपको याद करनी है। खैर बार बार रिवाइज करते रहिए, डेटा याद हो जाएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर था अपना, उसमें भी बता दिया गया था कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। तो अपना जितना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है ना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की जो हमने बात की थी, उसमें जब जनसंख्या पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन से उसको विभाजित किया जाता है, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ये लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। ऑब्वियसली जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा उसी के हिसाब से तो हमें पता चलेगा कि अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है कि नहीं जी रहा है। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कैसे अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि राजस्थान और अखिल भारत स्तर पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर कीमतों पे देख लेते हैं और प्रचलित दोनों पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वृद्धि दर इसके भी थोड़ी सी देखनी होगी, हालांकि आने के चांसेस जिनके वृद्धि दर की कमी है फिर भी देखना पड़ेगा हमें। और अग्रिम अनुमान के अनुसार तो राज्य की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है वो है 81,231 याद कर लीजिए। अग्रिम अनुमान है 2021-22 के तो और अगर आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 74,009 रही थी, 74,009 रही थी। याद कर लीजिए आप इसे। अखिल भारत स्तर पे मत याद कीजिए, नहीं डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे आप, मत ही कीजिए इसको। तो वृद्धि दर है वो भी हम राज्य के स्तर पर ही लिख लेते हैं। वृद्धि दर -3.74 की कोविड के चक्कर में हमें भी पता था कि लोगों की आय कहाँ से हो गई, सब कुछ तो बंद हो गया था ना। तो 2021-22 में अगर देखें तो वृद्धि दर 9.76 रही थी, 9.7। जैसे ही सारी इकोनॉमी खुली है तो लोग वापस से कमाने लग गए हैं, तो 9.76 हो गई। तो 74,009 तो 2021 के अनुसार राज्य की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है।
और 81,231 स्थिर कीमतों पर रही है अग्रिम अनुमानित। और वृद्धि दर देखिए तो राज्य में वृद्धि दर 3.74 माइनस में याद रखें, और यहाँ पे 9.76 ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है हाँ प्रति व्यक्ति आय की स्थिर कीमतों पे। अब चलिए प्रचलित पे और देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे, ये खैर हम लास्ट जो लेक्चर हुआ था ना उसमें हम कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए अग्रिम अनुमान देखिए, अगर प्रचलित कीमतों के राज्य में तो 1,35,218 है अग्रिम अनुमान। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमतों पर वो कितनी हुई थी, तो 1,35,218 हुई थी। और अगर 2000 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, तो 1,15,933। ये भी डेटा आपको याद करना पड़ेगा। दोनों में से कोई सी डेटा पूछ सकती है आरपीएससी, फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, ये प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड पूछने का। और जीडीपी में जो सर्विस सेक्टर है, विभिन्न जो सेक्टर है उनका कितना प्रतिशत योगदान है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये दो तो एकदम, और हाँ जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही वो भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात अगर पूछ सकते हैं तो जो देश के जीडीपी में राज्य की जीडीपी का योगदान कितना प्रतिशत है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। अखिल भारत के स्तर पर करने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, मत कीजिए इसको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वृद्धि दर देखिए तो राज्य में 0.5 है, 0.5 वृद्धि दर रही, वही आपको पता ही होगा कोविड के चक्कर में। और यहाँ पे भाई सारा खुल गया ना, इकोनॉमी फिर से शुरू हो गई, तो 16.63 है, 16.63 16.73, ये भी याद कर लीजिए। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन शायद पिछली स्लाइड में करवाना भी भूल गई थी। तो देश के जो अखिल भारत स्तर की वृद्धि दर उससे राज्य की वृद्धि दर ज़्यादा रही थी 2020-21 में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। और अनुमानित की गई है वृद्धि दर, तो वो देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है, पर फिर भी देश का ज़्यादा है, अपना कम है। 16.63 पॉइंट, बहुत ही पॉइंट का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे 6.3 है, यहाँ पे 6.9 है, पर फिर भी राज्य की कम अनुमानित की गई है वृद्धि दर। ये देख लीजिए प्रचलित कीमतों पे है, प्रचलित कीमतों पे। और पिछली स्लाइड में जस्ट 2 मिनट में दिखाती हूँ। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 20-21 का अगर हमसे पूछे तो अखिल भारत में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पे कम रही है और राज्य की ज़्यादा रही है, वृद्धि दर की बात कर रही हूँ। और अगर अनुमानित की बात करें तो अनुमानित में देश की वृद्धि दर है प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पे, वो ज़्यादा रही है, राजस्थान की कम रही है। पिछले स्लाइड में देख लेते हैं, हम इसको इंडिया से कंपेयर करना भूल गए थे, ये देख लेते हैं। इसमें देखें तो इस -8 रही थी, इधर -3 रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेट की थोड़ा ज़्यादा रहा है। और इधर देखिए 9.7 है और इधर 8.44। तो अगर ये आपसे स्टेटमेंट आ जाए, मान लीजिए कि आपसे ऐसे पूछे कि स्थिर मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राज्य की अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य की देश से ज़्यादा अनुमानित की गई है, तो ये स्टेटमेंट आ जाए तो बिल्कुल सही होगा। और ये सेम चीज़ प्रचलित मूल्यों पे पूछे तो वहाँ पे राज्य की वृद्धि दर अखिल भारत की जो वृद्धि दर है उससे कम है, पॉइंट का डिफरेंस है, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए 16.63 है, ये 16.69 है, पॉइंट का डिफरेंस है, पर फिर भी भारत की ज़्यादा अनुमानित की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ ये तो याद करना ही है, आप याद रखिए इसको, 1,15,933 और 20-21 के अग्रिम अनुमान के अनुसार अगर पूछ ली प्रचलित कीमतों पर तो 1,35,218। चलिए गाइस, हमारा सेशन खत्म होता है यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी का वृहत आर्थिक प्रवृत्ति का परिदृश्य है उसका आगे जो भी चीज़ें दी हुई है उसका डिटेल्स में आपको बता दूंगी।
और गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा हो यूट्यूब मेरा जो वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और एक जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि पहल अकेडमी का खुद का अपना टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे जाके भी क्लासेस से रिलेटेड जितने भी न्यूज है कि वो पता कर सकते हैं। और पहल अकेडमी का आप गूगल प्ले स्टोर पर पहल अकेडमी के नाम से, मैं आपको बता देती हूँ, पहल अकेडमी के नाम से आपको ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और वो डाउनलोड करके पहल फाउंडेशन में खुद को इनरोल कर लीजिए। तो अभी तो स्टार्टिंग में जैसे आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्लासेस और जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेज है वो तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी। बाकी जो इसे हमारा हिस्ट्री चल रहा है अभी और पॉलिटी चल रहा है, तो उसके क्लासेज 4-5 दिन तो आपको हम दे देंगे फ्री में, यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। पर उसके बाद आपको उसके लिए पहल फाउंडेशन में खुद को इनरोल करवाना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इनरोल कर लीजिए। और अगर आपको और भी कुछ भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ यहाँ पे, जैसे नहीं दिया हुआ होगा कोई बात नहीं है, हम आपको बता देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी। तो थैंक यू गाइस। और हाँ, www.pehlacademy.com पे भी जाके आप जो कुछ देखना चाहिए तो वो देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।